तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम इस सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। ये शार्प कंपनी का है और ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है। डिस्प्ले में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऑन कर लिया है और सामने देख सकते डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। अब डेड सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने के लिए बहुत प्रकार की वीडियोज आपने देखी होंगी, लेकिन जो हम सिखाएंगे वो जेन्युइन और बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। अगर आप मैकेनिक नहीं भी हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप आसानी से घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज लग रही होगी, हमारे सेटअप का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको चेंज लग रहा होगा। पहले वाइट कलर की सीट का मैं इस्तेमाल करता था, अभी यहाँ पर मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी कि यहाँ पर चेंज कर दिया है। अगर आप मेरे डेली के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पुराना वाला अच्छा लगता है या फिर नया वाला, तो कमेंट करके बताना। अगर आपको पुराना वाला ही सही लग रहा है तो वहाँ पर मैं हमेशा सफ़ेद वाली सीट का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाली सीट का मैं इस्तेमाल क्या करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का वेट रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर इस बॉक्स को रिपेयर करते हैं। इसको मैंने प्लग किया हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर काम रहता है इसको खोलने का। तो जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको रिपेयर करना सिखाऊंगा। फाइनली मैंने इसे खोल लिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा रिपेयर करने से पहले, ये शार्प कंपनी का ओरिजिनल सेट टॉप बॉक्स है और यहाँ पर देखिए कार्ड भी है और सप्लाई भी इसमें इसका स्टिकर लगा हुआ है। और 11/2012 यानी कि नवंबर 2012 का ये सप्लाई है और ये कार्ड है। तो स्टार्टिंग में पहले ओरिजिनल ही आते थे, आजकल बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेट कार्ड और डुप्लीकेट सप्लाई आने लगी हैं, जिनमें खराबी ज़्यादातर देखी जा रही है। चलिए फिर अब यहाँ पर हम इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सप्लाई देके देखता हूँ कि यहाँ पर हमें सप्लाई मिल रही है या फिर नहीं। उससे पहले मैं इस सप्लाई को बाहर खोल लूँगा। तो यहाँ पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इसे फटाफट से हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई हमारी खुल चुकी है। अब यहाँ पर इसको मैं पावर देकर इधर पे वोल्टेज चेक करूँगा। चलिए इसे मैं पावर दे देता हूँ। मल्टीमीटर को रखते हैं हम डीसी की रेंज पे, DC 20 की रेंज पे, और यहाँ पर अब वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने हमें इस जगह पे एक को ग्राउंड कर लीजिएगा और एक को आप यहाँ पर 5 वोल्ट पे या फिर 3 वोल्ट पे लगा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम AC पे लगा के AC की वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके लिए मुझे सप्लाई को उठाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सप्लाई को उठा लेते हैं। मैं इसे ऑफ करके सप्लाई को इस तरीके से उठाता हूँ। चलिए इसको उल्टा कर लेते हैं और यहाँ से बाहर कर लेते हैं। इसको खोल के इसको बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये देखिए इसके जस्ट पीछे दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, वहाँ पे हमें चेक करना है वोल्टेज को। आपको थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाना चाहूँगा, शायद अब आपको दिख रहा होगा, मल्टीमीटर भी और ये भी। तो चलिए इसको मैंने पावर दे दिया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं। ये 2 पॉइंट्स में हमें चेक करना है। यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि AC वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है। स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम मेन कैपेसिटर पे चेक करेंगे। जो मेन कैपेसिटर है वहाँ पर चेक करेंगे। वहाँ पर DC 1000 की रेंज पे इसको सेट करके हम यहाँ पे चेक करेंगे मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन कैपेसिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। इसका मतलब जो भी खराबी है आपकी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी खराबी है। अब जब डेड है, चलिए पहले अनब्लॉक कर लेता हूँ इसको, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा। चलिए सबसे पहला फ़र्ज हमारा बनता है कि इसके फ्यूज़ को चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर तक अगर कोई भी वोल्टेज ना आए तो फ्यूज़ को आप चेक कीजिए। यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है और देखिए फ्यूज़ यहाँ पर जला हुआ है। फ्यूज़ जलने का मतलब है कि आगे कहीं शॉर्टिंग बन रही है, आगे कहीं दिक्कत है, आगे कहीं फॉल्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब चलिए एक एक करके हम इन डायोड्स को चेक करेंगे, क्योंकि भाई फ्यूज उड़ने की जो चांसेस होते हैं वो शॉर्टिंग से ही होते हैं, खाली ऐसे ही फ्यूज नहीं उड़ जाता। हाँ, 1% केस में फ्यूज अपने आप उड़ जाता है, मतलब शॉर्टिंग से पहले ही। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूज उड़ा हुआ है ये नहीं पता कि किस वजह से उड़ा हुआ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर हम स्टार्टिंग से सब कुछ चेक करें। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा
220 वोल्ट एसी आता है, ध्यान से देखिए। इसके बाद फ्यूज पे जाता है, फ्यूज के बाद ये जाता है इंडक्टर कॉइल पे, और इंडक्टर कॉइल के बाद ये डायोड पे जाता है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिएगा ट्रैक आप फॉलो कीजिए। यहाँ से 2 वायर आई, ये 2 पॉइंट्स पे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बाद ये यहाँ पर गया, और यहाँ पर देखिए ये और ये पॉइंट यहाँ इंडक्टर कॉइल पे गया है। ये पॉइंट यहाँ से घूम के आ गया, ये देखिए यहाँ पर, और ये फ्यूज का पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर कॉइल, यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर कॉइल ये वाली, और कॉइल के बाद जाता है ये डायोड पे, डायोड के बाद जाता है कैपेसिटर पे। यानी कि कितनी लंबी प्रोसेस है इसकी डायोड तक पहुंचने की, मतलब कैपेसिटर तक पहुंचने की। कैपेसिटर से पहले हमारे कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, इंडक्टर कॉइल आ रही है और डायोड्स आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम रहता है डायोड को और इंडक्टर कॉइल को चेक करने का। तो 4 डायोड हैं, चारों को सीरियल वाइज चेक करेंगे हम। जब डायोड खराब होती है तो यहाँ पर इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से बीप मारती है। तो सभी कंपोनेंट्स को लगभग इसी रेंज पे चेक किया जाता है, कि बजर की रेंज पे। चलिए डायोड को चेक करते हैं सीरियल वाइज। ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे 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 करके चारों डायोड लगी हुई है। चलिए चेक करते हैं। आपको ये सेटअप मेरा कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का ही मुझे सबसे पहले इंतज़ार रहेगा। चलिए यहाँ पर ये डायोड ठीक है, एक तरफ से वैल्यू दे रही है और एक तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ से भी वैल्यू दे रही है, हो सकता है आगे कैपेसिटर की वजह से भी दे रही हो, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर देख, बस शॉर्टिंग नहीं देनी चाहिए कोई भी डायोड, इतना ध्यान रखिए। एक सेकेंड, ठीक है मल्टीमीटर। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी वैल्यू दे रहा है। 1 मिनट, अभी हम कंफर्म करेंगे। कैपेसिटर पे भी हम चेक करेंगे भाई, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस सभी के सभी डायोड उल्टा सुल्टा करके वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब कैपेसिटर पे भी कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए, कैपेसिटर पे शॉर्टिंग दे रहा है। ये कैपेसिटर है, इसके दोनों पॉइंट्स यहाँ पर शॉर्टिंग दे रहे हैं। अब क्या मान के चलें, कैपेसिटर ख़राब है या फिर कोई और चीज़? इससे पहले हम एक काम करेंगे, कैपेसिटर को उतार के हम अलग कर लेंगे और फिर इन पॉइंट्स पे या फिर कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे। देखिए देखिए आपके सामने हम शॉर्टिंग को आसानी से फाइंड करेंगे स्टार्टिंग से। भाई सीखने के लिए सिर्फ लगन की ज़रूरत होती है, बस आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये कैपेसिटर है। अब हम सबसे पहले कैपेसिटर को चेक करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर को हम सबसे पहले चेक करेंगे। कैपेसिटर में कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बन रही है, कैपेसिटर ठीक है। इन पॉइंट्स पे चेक करेंगे, भाई इस पॉइंट पे शॉर्टिंग आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे है। अब आगे कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जला हुआ है। यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है न्यूट्रल वाला, यानी कि यहाँ का न्यूट्रल और यहाँ का जो ग्राउंड होता है वो एक कर देता है अगर शॉर्ट हो तो यही वाला है। चलिए ये तो हम, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट होके जला हुआ है। चलिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर हम पहले शॉर्टिंग को ढूंढेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल है उसको भी हम चेक करेंगे। इंडक्टर कॉइल जो यहाँ पर लगी हुई है उसके 2 यहाँ पर पार्ट हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग एक आएगी, यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग एक आएगी। ये लाइव के लिए, ये न्यूट्रल के लिए बना हुआ है। ये डायोड से पहले लगा है इंडक्टर कॉइल, तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग दोनों की हम चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ की रीडिंग, इसकी भी रीडिंग ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग आनी चाहिए। क्रॉस में रीडिंग नहीं आती, इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रॉस में कोई भी यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो आगे शॉर्टिंग बन रही है, इसकी वजह से आ रही है। अभी हम शॉर्टिंग को यहाँ पर निकालेंगे या फिर फाइंड करेंगे। अब शॉर्टिंग आ कहाँ से रही है? अब यहाँ पर जो भी शॉर्टिंग बन रही है हमारे इस सेक्शन से, यानी कि थोड़ा सा आपको और गहराई पे ले चलूँ तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। SMPS जो आपकी सप्लाई होती है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इसको उल्टा कीजिए, एक लाइन आपको मिलेगी SMPS पे। तो SMPS पे एक लाइन जो मिलती है ये होती है हमारी प्राइमरी, जहाँ से हमारी 220 वोल्ट इनपुट हो रही है, और जो रेक्टिफायर वाला सेक्शन है, जो मेन कैपेसिटर वाला IC वाला सेक्शन है, वो आपका प्राइमरी सेक्शन कहलाएगा। और उसके बाद ये लाइन के इधर वाला ये सेकेंडरी सेक्शन कहलाएगा। प्राइमरी सेक्शन में 220 वोल्ट AC से DC होता है, DC के बाद वो
फिल्टर होके आईसी तक जाता है। आईसी जो है स्विचिंग करती है, उसके बाद ये एसएम ट्रांसफार्मर को सिग्नल भेजती है। एसएम ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन करके हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज देता है। अब यहाँ पर जो ये एसएम ट्रांसफार्मर है इसके दो पार्ट होते हैं। इसके एक पार्ट की 4 लेग प्राइमरी सेक्शन से जुड़ी होती हैं और दूसरे पार्ट की यानी कि सेकेंडरी जो होती है, आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे उसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बिल्कुल यही फंक्शन उसमें भी होता है। प्राइमरी की लेग ये है, सेकेंडरी की लेग ये है। सेकेंडरी की लेग इतनी सारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज हमें चाहिए होती है। 5 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, इसलिए इतनी वोल्टेज हमें चाहिए होती है। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर आउटपुट में ज़्यादा लेग दी गई है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को एक जो है कंपोनेंट हमारा एक करता है, जो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा कंपोनेंट होता है इसमें जो आधा प्राइमरी से जुड़ा होता है, एक आधा सेकेंडरी से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर के साथ ऑप्टो कपलर भी होता है, लेकिन ऑप्टो कपलर इंटरनली कुछ ऐसा बना होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा IR LED लगा होता है और फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। कुछ सिग्नल के माध्यम से इसके अंदर लाइट जलती है और सिग्नल के माध्यम से स्विचिंग करता है। ऑप्टो कपलर के बारे में डिटेल से जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देख लेना। अगर थोड़ा सा डिटेल से इस ऑप्टो कपलर यानी कि इस फोटो कपलर कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग है तो कहाँ से है? अब सबसे पहले मैं 1 सेकंड में शॉर्टिंग आपको बता सकता हूँ कहाँ से, लेकिन अगर सीरियल वाइज चलूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर प्राइमरी जो ये शॉर्टिंग बन रही है ना मेन कैपेसिटर के पॉइंट पे, ये जो बन रही है प्राइमरी सेक्शन में जो कंपोनेंट लगे हैं उन्हीं से बन रही है। उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो देखते हैं किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। हमने चारों डायोड चेक की, किसी में भी शॉर्टिंग नहीं आई। अब हम इस वाले कैपेसिटर को चेक करेंगे। और एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आपका एक कैपेसिटर वाले पॉइंट्स में शॉर्टिंग आती है ना, तो आप ऐसे कंपोनेंट को पकड़िए जो सर्किट में पैरेलल पे लगे हुए रहते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट फेज न्यूट्रल पे या फिर प्लस माइनस पे लगे हुए रहते हैं। ऐसे कंपोनेंट क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट होते हैं आपके, जैसे कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ऐसे कंपोनेंट होते हैं। और बेसिकली आईसी है और डायोड भी, क्योंकि डायोड के शॉर्ट होने पर भी आपका शॉर्टिंग बनती है। बेसिकली यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट हैं हम उनको चेक करेंगे। हम यहाँ से चलेंगे, जो कैपेसिटर है पहले उन्हीं को चेक करेंगे। 1 2 3, तीसरा नीला वाला कैपेसिटर, उनको चेक करते हैं। तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, भाई इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं बन रही है। अब इस वाले कैपेसिटर को चेक करेंगे। कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसे आप जरूर देख लेना। अब इस वाले कैपेसिटर पे भी देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब शॉर्टिंग है तो भैया कहाँ से है? अब चलिए लगे हाथ 1 और 2, इन दोनों डायोड्स को भी हम चेक कर लेंगे। इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं बन रही है। भाई वैल्यू कुछ ना कुछ दिखा रहा है बट शॉर्टिंग नहीं आ रही है। इस पे भी कुछ नहीं है। मतलब टोटल मिला के हमें कैपेसिटर और डायोड कहीं भी शॉर्टिंग नहीं मिली। सबसे बड़ा और लास्ट काम बचा है आईसी को निकाल के अलग करने का और इसी नंबर की आईसी इस पर फिक्स करने का। अगर आपको शॉर्टिंग नहीं मिल पा रही है तो आईसी को निकाल लीजिए और इन पॉइंट पे चेक करिएगा, आपको शॉर्टिंग आएगी ही नहीं। चलिए आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि आईसी फटी नहीं है, आईसी नहीं फटी है, बिल्कुल अच्छी है। तो आप यहाँ पर ये थोड़ी मानेंगे कि यार आईसी नहीं है खराब। आईसी इंटरनली भी खराब होती है, इंटरनली शॉर्टिंग होती है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, चलिए। और जब रेजिस्टेंस खराब होती है ना तो कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। हाँ, एक छोटा सा कैपेसिटर ये लाल रंग का यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी हमने चेक करना पड़ेगा, तभी जाके हम आईसी को निकालेंगे। क्या पता इसकी भी शॉर्टिंग हो। छोटा वाला कैपेसिटर है, उस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब शुरू करते हैं हम आईसी को निकालने की प्रोसेसिंग। आईसी को निकालने के लिए सबसे पहले आईसी की सभी लेग पे आप थोड़ा सा पेस्ट लगा लीजिए और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी डीसोल्डरिंग विक या फिर डीसोल्डरिंग वायर की। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट लग गया, चलिए कोई बात नहीं, बाद में इसे साफ़ कर लूँगा। डीसोल्डरिंग वायर तांबे का होता है। ये छोटा सा पैकेट भी आ जाता है इसका 10-15 रुपये का, आप उसे भी खरीद सकते हैं। उसके बाद सोल्डरिंग को गर्म करने के बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखकर सीख सकते हैं। देखिए इस तरीके से वायर को रखिए और यहाँ पर आप स्टार्ट कर दीजिए इसे निकालना। बहुत ही आसान तरीके से आईसी निकल जाती है।
देखते रहिए। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको आईसी निकालना आता है तो। अगर नहीं आता है तो पूरा ज़रूर देख लेना, उससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती आईसी निकालने में ही करते हैं, क्योंकि आईसी में ज़्यादा लैग होती हैं। अदर कंपोनेंट्स में दो लैग होती हैं, उन्हें निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आईसी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे इस बारे में भी काफ़ी सारी कमेंट्स यहाँ पर मिलती हैं, तो आज आप देख सकते हैं। फाइनली आईसी की सभी लैग को मैंने फ्री कर लिया है, और यहाँ पर एक लैग और बची है, इसे भी मैं फ्री कर लेता हूँ। तो फाइनली आईसी की सभी लैग लगभग फ्री हो चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आईसी को आप इस तरीके से खींच लीजिए, आईसी आसानी से बाहर निकल के आ जाती है। ये देखिएगा। अब हम कैपेसिटर के पॉइंट पे सॉर्टिंग चेक करेंगे। देखिए, थोड़ा सा जूम डाउन कर लेता हूँ। अब आपको कैपेसिटर के पॉइंट पे सॉर्टिंग चेक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो रीडिंग आनी चाहिए, बिल्कुल वही रीडिंग यहाँ पर आ रही है। कैपेसिटर चार्ज होता है तब यहाँ पर रीडिंग आती है, उसके बाद नहीं आती है। आप इन पॉइंट को शॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर से रीडिंग आएगी। देखिए, उसके बाद यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। ये कैपेसिटर जो आगे सर्किट में लगे हुए ना, ये चार्ज हो जाते हैं, तो उसी की रीडिंग यह होती है। अब यहाँ पर जो आईसी है उसका नंबर मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। देखिए वाइपर 22 है, VIPER 22A। तो वाइपर 22A नंबर की आईसी है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वाइपर 22A नंबर की 2 आईसी आती हैं, उनमें भी पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग अलग होता है। नीचे देखिए TL8050। अब आपको मैं वाइपर 22A की दूसरी आईसी दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए, आईसी डैमेज थी, कॉर्नर से यहाँ पर क्रैक आप देख सकते हैं, ये आईसी डैमेज हुई थी, देखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको वाइपर 22A की दूसरी आईसी दिखाता हूँ, और उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पहले आप जिस सर्किट से मैंने इस आईसी को निकाला, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 6, 7, 8 नंबर की पिन एक साथ अटैच हैं। 5, 6, 7, 8, यानी कि जो आईसी के लेग गिना जाता है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 वाली लेग आपस में अटैच्ड हैं। अब मैं आपको वाइपर 22A का एक सर्किट ऐसा दिखाता हूँ, जिसमें आप देखिए, ये देखिए, इसमें आप इसका पिन डिटेल्स देखिए। और उससे पहले आपको मैं यहाँ उसका नंबर दिखा दूँ, वाइपर 22A करके। यहाँ पर ये देखिए, ध्यान से देखिए, VIPER वाइपर 22A। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसका नंबर नीचे देखिए GF138022 करके है, लेकिन उसका 8050 करके है। सिर्फ नंबर से ही नहीं, इसका पिन डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें 5, 6 और 7, 8 नंबर की पिन, सिर्फ 7 और 8 नंबर की पिन एक साथ अटैच हैं, बाकी 5 और 6 नंबर की एक साथ अटैच नहीं है। ये इसमें अंतर होता है। और इस वाले में देखिए, ये दोनों वाइपर 22A वाले सर्किट हैं, बिल्कुल अलग अलग ये सर्किट हैं। यहाँ पर आईसी तो इसका नंबर सेम लगा, लेकिन क्या है, पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर जो वाइपर 22A हैं, 2 नंबर की, 2 टाइप की आती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। जब भी आपके पास ऐसा सर्किट रिपेयर के लिए आता है, तो सिर्फ वाइपर 22A समझ के उसमें वाइपर 22A नहीं लगाना है। आपने ध्यान देकर उसमें उसकी पिन डिटेल्स वगैरह देखने के बाद आपने वो नंबर की आईसी खरीदनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इस नंबर की हमें आईसी मिल जाती है बिल्कुल यही पिन कॉन्फ़िगरेशन वाली, तो मिलेगी, हम लगा लेंगे। नहीं मिलेगी तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे। बाकी फॉल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, सिर्फ यहाँ पर आईसी का ही है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो यहाँ पर फटा हुआ है। तो यहाँ पर कैपेसिटर कौन सा पड़ेगा आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए 102 1 kV का यहाँ पर कैपेसिटर लग जाएगा। अगर नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको लगाना चाहिए, उससे यह है पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी आती है। नो प्रॉब्लम, आप लगाइए ज़रूर। देखिए, और फ्यूज यहाँ पर जला हुआ है तो फ्यूज बांधना पड़ेगा और यहाँ पर आईसी को चेंज करना पड़ेगा। बाकी इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आईसी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है।
चलिए देखते हैं कोई यहाँ पर ऐसी मिल जाती है तो वहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर वाइपर वाई से जो इसके अंदर लगी हुई थी उस नंबर की ऐसी यहाँ पर मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन इसकी जगह पर हम वाइपर बाई से की जगह पर हम एक ऐसी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, APSC 22 करके यहाँ पर है, APSC 22। आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लीन करता हूँ, शायद अभी आपको इसका नंबर दिख रहा होगा, AP80 22, AP8022। दोस्तों यहाँ पर जो APSC 22 के सर्किट होते हैं मैं आपको वहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये जो सर्किट है APSC 22 का है और यहाँ पर जो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल इसी सर्किट की तरह है, यानी कि जो वाइपर 22 है इस नंबर की इसमें लगी हुई ना, उसका और ये सर्किट APSC 22 का सर्किट बिल्कुल सेम है और पिन डिटेल्स भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से देखा और लास्ट में APSC 22 को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, वाइपर 22 से अगर इसी पिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको मिल रही है तो यहाँ पर आप APSC 22 को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको पिन डिटेल्स थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। इसकी जो वाइपर 22 है ना, ये वाली, इसकी यहाँ पर 5, 6, 7, 8 नंबर की लेग एक साथ अटैच होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस IC की, यानी कि जो 80 22 हम लगाने वाले हैं उसकी 5, 6, 7, 8 नंबर की पिन एक साथ यहाँ पर अटैच हैं। ये देखिएगा, यही चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए आपस में अटैच हैं और इसकी जो है पहली और दूसरी नंबर की पिन भी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। इसमें भी देखिएगा, बाकी इसमें कोई भी अटैच नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब हम 80 22 को इसमें लगाएंगे। देखिए, चलिए यहाँ पर U का निशान देख लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं U का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, हल्का सा कट का गोल का निशान, उसको, और यहाँ पर IC के ऊपर ऐसा मार्क लगा हुआ है, उसको आपने एक साथ रखना है। इस तरीके से रखने के बाद सोल्डरिंग मार देना है। वही यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बाकी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप किसी भी सेम नंबर की IC को तब तक मत लगाइए जब तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो यहाँ पर फाइनली मैंने इनको लगा लिया है। इसकी चारों लेग आपस में अटैच हैं, देखिए इस तरीके से, और बाकी की जो फर्स्ट दूसरी जो लेग है वो तो आपस में अटैच है ही। ये देखिए फर्स्ट और दूसरी भी आपस में अटैच है, बाकी तीसरी और चौथी वो सेपरेट है। देखिए थोड़ा सा मैं ब्रश से इसको क्लीन कर लेता हूँ। ब्रश में क्लीनर वगैरह लगा लिया है और यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो फाइनली क्लीन हो चुका है। बीच में देख लीजिएगा, कोई पिन आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसमें कोई भी ये भी नहीं कह सकता कि हमने IC को चेंज किया हुआ है, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करना है। सर्किट में कभी भी हम गंदगी नहीं छोड़ते, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसको सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं। फाइनली यहाँ पर ये सूख चुका है। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर को लगाना है। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा था, एक बार मैं उसकी टेस्टिंग करना चाहूँगा। चलिए, ये कैपेसिटर है हमारा 47 माइक्रोफेरेड का, और इसको मैं ये कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए इस वाले मल्टीमीटर का भी यूज़ करता हूँ मैं। रिसेंटली मैंने एक और मल्टीमीटर की अनबॉक्सिंग करी है, सिर्फ कैपेसिटर टेस्टर ही है, उसको भी आप देख लेना। इसको मैंने कैपेसिटर मोड पे रखना है और इसको मैं 200 माइक्रोफेरेड पे रखता हूँ। और चलिए अब इस कैपेसिटर की हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि ये बता रहा है कितना, 47 माइक्रोफेरेड का। माइनस में माइनस और प्लस में प्लस रखता हूँ, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर वीक है, इसमें है 47 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर 20 माइक्रोफेरेड ही दिखा रहा है। अब हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे और सर्किट में नए कैपेसिटर को डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी 47 माइक्रोफेरेड का है और बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर कलर का अंतर है। भाई कैपेसिटर अलग अलग रंग के क्यों होते हैं, अलग अलग वहाँ पर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, उस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उस पर भी आप देख लेना। जैसे कि यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैं टेस्ट करता हूँ, जो अभी मैं रिसेंटली यहाँ पर लगाने वाला हूँ, उसकी भी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी 23 24 बता रहा है, तो ये मल्टीमीटर का ही कुछ फॉल्ट हो सकता है। चलिए हम अब नए कैपेसिटर को ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीमीटर कम ही रीड करके बता रहा है, उसको एक्यूरेट नहीं बता रहा है।
चलिए हम इस नए कैपेसिटर को यहाँ पर लगाएंगे जब हम सर्किट पे काम कर ही रहे हैं। ये देखिए, ये जो निशान है ये डिज़ाइन वाला वो नेगेटिव का होता है और एक कैपेसिटर का नेगेटिव होता है, उसको हम उस साइड को करके इस तरीके से सोल्डरिंग मार देंगे। चलिए सोल्डरिंग भी हो चुका है। अब एक छोटा सा काम है, जहाँ हमने पहले देखा था ना ये वाला कैपेसिटर इस जगह से निकला हुआ है, फटा हुआ है, तो वहाँ पर हम 1 kV ये वाला, जैसे कि 1 kV 102 यहाँ पर कैपेसिटर को डाल देंगे। चलिए जैसे कि इसमें लगा के रखा हुआ है, चलिए इसी को हम डाल देते हैं निकाल के। ये पुराना सर्किट है, एक बार इसको मैं चेक कर लूँगा, इस सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर को चेक कर लूँगा तो कोई ख़राबी तो नहीं है ना। बजट की रेंज पे हमने कैपेसिटर को चेक करना है, कोई ख़राबी रहेगी तो हम दूसरे वाले को डाल देंगे। इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर कभी भी कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है, देखिए इस तरीके से। अब हम इस कैपेसिटर को यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि जिस सर्किट को अभी हमने रिपेयर करा था। चलिए जल्दी से मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। आप लाइव देख लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कवर करना चाहूँगा, हो सकता है इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हों। कैपेसिटर यानी कि इस वाले कैपेसिटर को हम किस तरीके से लगाएं। जैसे अगर ये वाले कैपेसिटर होंगे तो इनमें प्लस माइनस देख के लगाइएगा, और ये वाले कैपेसिटर में प्लस माइनस कुछ नहीं रहता, आप इनको इधर उधर कैसे भी लगा सकते हैं। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता इन कैपेसिटर्स पे, इस पे और इन वाले कैपेसिटर पे, और रेड वाले जो पीएफ वाले होते हैं उन पे भी कोई भी वहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता, उनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं कैसे भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। चलिए फटाफट से इसको मैंने सोल्डरिंग कर लिया है, और अब हम यहाँ पर इस सर्किट की टेस्टिंग करेंगे। फालतू लेग जो है उसको हम कट कर लेते हैं कटर से। चलिए तो चलिए फिर अब सर्किट को ऑन करते हैं। सर्किट को ऑन करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, फ्यूज को बांधना। फ्यूज को ज़रूर यहाँ पर लगाएंगे। फ्यूज लगा लिया है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरीज यहाँ पर चालू करूँगा, क्योंकि सीरीज में ही हमें चेक करना होगा ये सब। देखिए सीरीज में जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे कि ये सही है या फिर ख़राब है, तब तक आप इसको एक्चुअल में नहीं चला सकते हैं। हमेशा सीरीज का ही प्रयोग कीजिए, सेफ तरीके से कीजिए काम, और सेफ तरीके से आप यहाँ पर इसको चलाइए। चलिए मैं सीरीज लैंप को कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आपको पूरा दिखाना चाहूँगा। ये सीरीज लैंप हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है, और यहाँ पर इसे मैं लगाता हूँ। चलिए सीरीज लैंप टेस्ट ऑन कर लिया है। अब हम सर्किट को घुमाएंगे, इसके दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये सर्किट में शॉर्टिंग आएगी या फिर ख़राब होगा तो यहाँ पर सीरीज लैंप पूरा जलेगा या फिर आधा जलेगा। अगर सर्किट सही रहेगा तो सीरीज लैंप नहीं जलेगा। देखिए सीरीज लैंप नहीं जल रहा है और सर्किट यहाँ पर हमारा चालू है। फिर अब इसको कार्ड के साथ कनेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको रख लेते हैं फ़िलहाल, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम यहाँ पर इसको काम कर लेंगे। एक कनेक्टर यहाँ पर लगाता हूँ और इसको चालू कर लेता हूँ, और देखते हैं क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। फाइनली ऑन हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने स्क्रू भी नहीं लगाई, वरना ये हिल सकता है। चलिए मैं एक दो स्क्रू यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वैसे चलिए कैमरा निकाल के वैसे दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली ये ऑन हो चुका है। चैनल नंबर कौन सा चल रहा है, मैं चैनल नंबर चेंज करके देखता हूँ। इसके बटन में भी प्रॉब्लम है, ये बटन कार्बन खा गए। यहाँ पर चैनल नंबर आप देख सकते हैं। चैनल नंबर मे बी 1 है, पता नहीं क्या है। इसके बटन कार्बन खा गए। मैं ऑफ़ करके फिर से ऑन करता हूँ। देखिए ये ऑन हो चुका है, और यहाँ पर एक चैनल चल रहे हैं। तो फाइनली ये हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया है। बस यहाँ पर आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो सर्किट है इसमें AP8022, याद रखिए AP8022 यहाँ पर ऐसी लगनी है जो इस टाइप के सर्किट आते हैं। बाकी आपको मैंने
टोटली यहाँ पर गाइड करके बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा, और एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट हमारे सेटअप के बैकग्राउंड के लिए आपकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।